हेलो एवरीवन। बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के बारे में बात की थी। उसमें से उसको दो कैटेगराइज कर लिया था, फैक्टर्स रिलेटेड टू मेटल आयन और दूसरा था फैक्टर्स रिलेटेड टू लिगेंड्स। धातु से संबंधित कारकों के बारे में पिछले क्लास में मैंने चर्चा कर ली थी कि किस तरीके से धातु से संबंधित कारक हैं वो क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स को प्रभावित करते हैं। आज की इस क्लास में मैं लिगेंड से संबंधित कारकों के बारे में चर्चा करूंगा जो सामान्यतः क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स को प्रभावित कर देते हैं। लिगेंड से संबंधित जो पैरामीटर्स हैं या लिगेंड से संबंधित जो कारक हैं वो किस तरीके से क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स को प्रभावित करते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली क्लास का एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अपना बिंदु था फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। और क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के दौरान अपन ने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा आता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मुख्य पैरामीटर है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी डेल्टा मुख्य पैरामीटर है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मुख्य पैरामीटर है। इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या ये जो विपाटन है, ये विपाटन मुख्यतः दो कारकों पर डिपेंड करता है। दो कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू द मेटल आयन और एटम्स, और दूसरा बताया था फैक्टर्स रिलेटेड टू द लिगेंड्स। लिगेंड से संबंधित कारक, दो कारकों के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि कौन कौन से मेटल आयन के कौन कौन से कारक हैं, वो किस तरीके से विपाटन को प्रभावित करेंगे। तो इसके अंतर्गत मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक फर्स्टली चेक द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताया था मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेक करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट और सेम। अगर डिफरेंट है तो ऐसी स्थिति में n की वैल्यू डेल्टा के समानुपाती। अगर सेम आ जाए देन आफ्टर चेक मेटल एटम और आयन आर सेम और डिफरेंट। जो मेटल आयन है वो कैसा है, सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है या डिफरेंट है, सेम आ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती डेल्टा की वैल्यू। अगर डिफरेंट आ गया तब ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट। और दूसरा मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट एंड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अगर ऐसी इस कंडीशन है तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन समानुपाती 1/डेल्टा। अगर ऐसी कंडीशन है तब ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती डेल्टा। यहां तक मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था, इसके बारे में बात कर ली थी। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लिगेंड्स से जुड़े हुए कारक हैं वो क्रिस्टल फील्ड विपाटन को प्रभावित करते हैं।
देखिए फैक्टर्स रिलेटेड टू लिगेंड्स, फैक्टर्स रिलेटेड टू द लिगेंड्स, लिगेंड से जुड़े हुए कारक। लिगेंड से जुड़े हुए कारक मुख्य रूप से दो हैं, साइज ऑफ द लिगेंड, साइज ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स का आकार क्या है, और दूसरा नेचर ऑफ द लिगेंड्स, नेचर ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स की प्रकृति कैसी है। साइज ऑफ द लिगेंड और दूसरा नेचर ऑफ द लिगेंड्स। साइज ऑफ द लिगेंड्स की बात करूं मैं तो ध्यान रखिएगा, साइज जितनी छोटी रहेगी, साइज का मान जितना छोटा, उसकी स्प्लिटिंग का मान उतना ही अत्यधिक होगा। साइज जितनी बड़ी होगी स्प्लिटिंग उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब है कि साइज समानुपाती 1/डेल्टा, यानी साइज इंक्रीज होने पर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइज इंक्रीज, डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइज छोटी होगी तो ऐसी स्थिति में लिगेंड धातु आयन के ज़्यादा समीप पहुंच पाएगा, और लिगेंड धातु आयन के जितना ज़्यादा समीप पहुंचेगा डी कक्षकों में विपाटन उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सामान्यतः साइज इंक्रीज होने पर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिगेंड्स, इधर से इधर जाने पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, परंतु डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। साइज इंक्रीज है तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज। कहने का मतलब है कि आई के द्वारा कम स्प्लिटिंग होगी इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड लिगेंड की तुलना में। क्लियर? अगर मान लीजिए साइज लगभग समान हो तो ऐसी स्थिति में जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज ज्यादा है, अगर लगभग समान आकार के लिगेंड्स आ जाएं तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा आवेश युक्त जो लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा ध्रुवणशील होते हैं, और ज़्यादा ध्रुवणशील होंगे तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा स्प्लिटिंग का मान, वो ज़्यादा ध्रुवणशील होने के कारण ज़्यादा समीप पहुंच पाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु के, और केंद्रीय धातु परमाणु के ज़्यादा समीप पहुंचेंगे तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा क्या होगा, ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो पहला कारक आ जाता है जो लिगेंड से जुड़ा हुआ, साइज ऑफ द लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स की जो आकार है वो किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करती है। दूसरा आ जाता है नेचर ऑफ द लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स की प्रकृति पर। अब ध्यान देना, प्रकृति के आधार पर लिगेंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स, और दूसरे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स और दूसरे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लिगेंड्स विच क्रिएट्स लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऐसे लिगेंड्स जो कम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के नाम से जानते हैं। ऐसे लिगेंड्स विच क्रिएट मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी ऐसे लिगेंड्स, प्रकृति के आधार पर लिगेंड दो प्रकार के, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स और प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स का मतलब है कि जिनकी सामर्थ्य कम होती है, या मैं ऐसे कहूं कि जो कम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करते हैं, कम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करेंगे तो क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी का मान भी कम हो जाएगा। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कह देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स। जो ज्यादा क्रिस्टल क्षेत्र सामर्थ्य उपलब्ध करवाते हैं, ज्यादा क्रिस्टल स्प्लिटिंग करते हैं, उनको हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के नेचर के आधार पर लिगेंड्स दो प्रकार के होते हैं। अगर इन लिगेंड्स को एक सीरीज में व्यवस्थित कर दिया जाए,
एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो जो सीरीज हमारे को प्राप्त होती है, यानी वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को एक क्रम में, एक ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होगी उस सीरीज को हम क्या कह देते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसे हम क्या कह देंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यानी लिगेंड्स को उनके बढ़ते हुए क्षेत्र सामर्थ्य यानी क्रिस्टल क्षेत्र सामर्थ्य के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो एक श्रृंखला प्राप्त होती है उस श्रृंखला को हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र श्रृंखला कहा जाता है, स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज कहा जाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। अब ध्यान देना, बहुत सारे लिगेंड्स को इस सीरीज के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ये जो सीरीज है वो सबसे कम क्रिस्टल क्षेत्र सामर्थ्य आयोडाइड लिगेंड, ब्रोमिडो, H2-, HCN-, Cl-, नाइट्रेट, NO3-, F-, यूरिया, हाइड्रोक्साइड लिगेंड, ऑक्सीलेटो लिगेंड, ऑक्साइड लिगेंड, वाटर, NCS-, EDTA-4-, अमोनिया लगभग बराबर होता है पिरिडीन के, SO3-2-, उससे ज़्यादा इथिलीन डाइएमीन, उससे ज़्यादा डाइपिरिडीन, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन उससे ज़्यादा नाइट्राइट, उससे ज़्यादा CH3-, C6H5-, उससे ज़्यादा CN-, और सबसे अधिक CO, कार्बोनिल लिगेंड्स। ये जो सीरीज है इस सीरीज को हम कह देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इधर से इधर यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि सबसे जो दाईं ओर का किनारा है, राइट एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को इंडिकेट करता है। जबकि लेफ्ट जो एंड है, लेफ्ट एंड वाले जो हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स को इंडिकेट करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स को इंडिकेट करते हैं। अब ध्यान रखना, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक बात स्पष्ट होती है कि सामान्यतः इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखने पर यह पता चलता है कि सामान्यतः जो कार्बन डोनर एटम वाले जो लिगेंड्स हैं, कार्बन डोनर एटम युक्त लिगेंड्स, वो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करते हैं, जबकि हेलोजन डोनर युक्त जो लिगेंड्स हैं वो वीक क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कार्बन डोनर एटम्स युक्त लिगेंड्स और हेलोजन डोनर एटम युक्त लिगेंड्स, तो ऐसी स्थिति में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिस्टल फील्ड प्रबल क्षेत्र और ये लोवेस्ट क्रिस्टल फील्ड जनरेट करते हैं। अगर इनको मैं एक सीरीज में बात करूं तो ध्यान रखिएगा, हेलोजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम, नाइट्रोजन डोनर एटम और कार्बन डोनर एटम युक्त लिगेंड्स। तो ऐसी स्थिति में हेलोजन डोनर एटम से कार्बन डोनर एटम की तरफ जाने पर सामान्यतः डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी कार्बन डोनर एटम युक्त जो लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि सामान्यतः हेलोजन डोनर एटम युक्त वाले लिगेंड्स हैं वो कम क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के नेचर
ऑफ द लिगेंड्स के आधार पर एक सीरीज प्राप्त होती है। उस सीरीज को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक कंसेप्ट निकलता है कि सामान्यतः हैलोजन डोनर एटम युक्त जो लिगेंड्स होते हैं वो दुर्बल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि कार्बन डोनर एटम युक्त जो लिगेंड्स हैं वो प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये था सामान्यतः क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स को प्रभावित करने वाले जो दो कारक थे। एक तीसरा कारक भी आ जाता है सामान्यतः जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, सामान्यतः संकुल की ज्यामिति है, उस पर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय है, स्क्वायर प्लेनर है, चतुष्फलकीय है, किस टाइप की ज्योमेट्री युक्त है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा जो कारक आता है वो आता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, संकुल की ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। संकुल की ज्यामिति तीन मोटे तौर पर जो अपन ने पढ़ी है स्प्लिटिंग के बारे में, तीन पढ़ी है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इसको मैं स्प्लिटिंग को डेल्टा ओ से इंडिकेट करता हूं, इसकी स्प्लिटिंग को डेल्टा टी से इंडिकेट करता हूं, इसकी स्प्लिटिंग को मैं डेल्टा एस पी से इंडिकेट करता हूं। तो अपन ने पढ़ा है कि सामान्यतः है डेल्टा एस पी है ये 1.3 डेल्टा जीरो से इंडिकेट रहता है, जुड़ा रहता है। ऐसे ही डेल्टा ओ है, डेल्टा टी है वो 0.45 डेल्टा जीरो से जुड़ा रहता है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में ये दो महत्वपूर्ण संबंध यहां से निकल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एसपी में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, फिर उससे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में, डेल्टा टी में सबसे कम स्प्लिटिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि सामान्यतः ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं जो सामान्यतः CSIR नेट एग्जाम में सीधा पूछा गया है। क्वेश्चन था द complex that absorbs light of shortest wavelength is CSIR नेट का प्रश्न है। CSIR नेट दिसंबर 2011 पूछा गया है। द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, चार ऑप्शन दिए थे इसमें, COF6 3- COH2O का 6 3+, CONH3 का 6 3+, और चौथा ऑप्शन दिया है COOX का थ्राइस 3-। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन करता है, जो इसी से संबंधित है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि सामान्यतः है जो वेवलेंथ जुड़ी हुई है वो एनर्जी से जुड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि E समानुपाती 1/λ होता है। कहने का तात्पर्य है कि E का मान जितना ज्यादा होगा लैम्डा का मान उतना ही कम होगा। E का मान ज्यादा होगा कब? जब डेल्टा का मान ज्यादा हो। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं डेल्टा समानुपाती E समानुपाती 1/λ। डेल्टा का मान जितना ज्यादा होगा E का मान उतना ही ज्यादा, E का मान ज्यादा होगा तो लैम्डा का मान कम। अब अपने को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी सबसे कम वेवलेंथ पर जो एब्जॉर्प्शन करता है, अब सबसे कम करेगा यानी लैम्डा का मान सबसे कम किसका है, यानी जिसके लिए डेल्टा का मान क्या हो, सबसे ज्यादा। क्लियर? अब इसका मतलब है कि अपने को इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसके लिए डेल्टा की वैल्यू सर्वाधिक है। अब देखिए, मैंने कहा कि सामान्यतः स्प्लिटिंग को दो कारक प्रभावित करते हैं, एक मेटल वाला और दूसरा लिगेंड्स का। एक बताया था ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री रिलेटेड कारक। अब ध्यान रखना,
ये जो मेटल का है, आप चारों कॉम्प्लेक्सेज को देखिएगा, चारों कॉम्प्लेक्सेज में समान मेटल है, कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट, और वो भी कौन सी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है मेटल में। तो ऐसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मैं इसको कैंसिल आउट हो जाता है, यानी इसके आधार पर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ज्योमेट्री की बात करूं, सारे के सारे जो लिगेंड दिए हैं 1 2 3, चौथा लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड है, बाकी के मोनोडेंटेड लिगेंड है। समन्वय संख्या सभी संकुलों की कितनी है, 6 समन्वय संख्या है, यानी सभी के सभी कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं यानी इसका मतलब है कि ज्योमेट्री के आधार पर भी आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते। अब बात आती है लिगेंड्स की। लिगेंड्स के आधार पर मैंने बताया कि लिगेंड्स के 2 तरीके हो सकते हैं, साइज का और दूसरा आपको बताना था नेचर का। अब देखिए साइज का तो सामान्यतः आप इनकी साइज की कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में चूंकि अगर सिंगल एटॉमिक होते तो अपन साइज की डिटरमिन कर लेते, तो ऐसी स्थिति में साइज के आधार पर निर्धारण न होकर नेचर के आधार पर इनका निर्धारण होगा। और नेचर के आधार पर जब निर्धारण होगा तो आपको पता है कि एक बार फ्लोराइड लिगेंड है, एक बार H2O लिगेंड है, एक बार NH3 लिगेंड है, एक बार ऑक्जिलेटो लिगेंड है। अब ध्यान रखना, अपन ने जो टेबल पढ़ी थी उस टेबल के अनुसार सबसे जो फ्लोराइड है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, फ्लोराइड जो लिगेंड है वो दुर्बल क्षेत्र है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। फ्लोराइड से ज्यादा ऑक्जिलेटो ऑक्स लिगेंड्स है वो ज्यादा प्रभावशाली है, और उससे ज्यादा H2O लिगेंड, और उससे ज्यादा NH3 लिगेंड। अगर लिगेंड्स का क्रम देखा जाए तो फ्लोरिडो लिगेंड सबसे वीक है इन चारों दिए गए, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्जिलेटो है, उससे ज्यादा एक्वा लिगेंड है, और उससे ज्यादा प्रबल कौन सा है, एमी लिगेंड्स है। यानी इधर से इधर जाने पर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज, और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, डेल्टा ओ लिख सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में NH3 ज्यादा क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करेगा, और NH3 ज्यादा क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करेगा तो ऐसी स्थिति में ये जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 का 6,3+, ये ज्यादा, इसके लिए एनर्जी का मान ज्यादा होगा, और एनर्जी का मान ज्यादा होगा तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब है कि तीसरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर इनको क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, COF6, ये आपका COF6 3-, उससे ज्यादा, उससे कम कौन सा करेगा, CO ऑक्जिलेटो का थ्राइस 3-, उससे कम कौन करेगा, COH2O का 6,3+, और सबसे कम कौन वेवलेंथ करेगा, NH3 का 6,3+। ये इसका क्रम है, कौन सा, वेवलेंथ का क्रम, वेवलेंथ का। अगर एनर्जी का क्रम हो जाएगा तो इधर से इधर एनर्जी उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें, यानी डेल्टा की वैल्यू के आधार पर, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर। ये था जो क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स है उनको प्रभावित करने वाले कारक। अगले जो क्लास होगी, अगला जो लेक्चर होगा उसके अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है CFT, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो उपयोग आता है। धन्यवाद।